भारतीय राजनीति की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ कभी संसद भवन में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती हैं फाइलों में, टिकटों में, नियुक्तियों में और चुप्पियों में। मोदी जी का दौर अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन सवाल यह नहीं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बल्कि सवाल है उत्तराधिकारी का। मोदी जी के बाद भाजपा पर कंट्रोल किसका होगा? एक तरफ है अमित शाह, सत्ता के गणतज्ञ, चुनावी मशीनरी के इंजीनियर, मॉडर्न चाणक्य जो आंकड़ों से देश चलाना जानते हैं। दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, इनके पास सड़कों से उठी भीड़ का अनुमान और हिंदुत्व की खुली चुनौती। ये टकराव दो हस्तियों का नहीं, बल्कि डेटा वर्सेस जनभावना का, दिल्ली वर्सेस लखनऊ का, मैनेजमेंट वर्सेस मास अपील का। 2017 में जब दिल्ली ने एक मुख्यमंत्री तय किया तो यूपी ने उसे नाकार दिया। उसी दिन अमित शाह को एहसास हो गया था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि स्वतंत्र पावर सेंटर है। ये एक मैसेज दिल्ली तक पहुंचता है कि यूपी को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। एक बार फिर 2024 में अमित शाह ने कहा यूपी को मैं चलाऊंगा और योगी के लोगों के टिकट काट दिए। लेकिन यूपी की जमीन योगी के पास थी। जहां अमित शाह के पास संगठन है, संसाधन है, पूरा सिस्टम है, वहीं योगी आदित्यनाथ के पास वो है जो कोई चुनाव खरीद नहीं सकता। अब 2027 नजदीक है और ये जंग अपने सबसे घातक मोड में पहुंच चुकी है। जब सत्ता के शिखर की बात होती है तो राजनीतिक में छिपी दरारें बाहर आने लगती हैं। नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब ज्यादा दूर नहीं रह गया। अब ये सवाल भाजपा के अंदर सबसे बड़ा तनाव बन गया है। इस दौर में भाजपा के दो दिग्गज नेता सबसे आगे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये टकराव सिर्फ पद की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच का है। वे अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, एक शांत राजनीतिक आंकड़ों और माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा करने वाले। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्र में संत से मुख्यमंत्री बने नेता, जिनकी राजनीति सीधी, खुली, आक्रामक और कट्टर हिंदुत्व वाली है। दिल्ली के पावर सर्कल में लंबे समय से यह चर्चा है कि अमित शाह योगी के बढ़ते हुए लोकप्रियता को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। उनकी रैलियों की भीड़, आरएसएस से नजदीकियां, हिंदुत्व की खुली भाषा पार्टी के कैडर में उन्हें खास बनाती है। उसके दूसरी तरफ शाह ने पार्टी की पूरी चुनावी मशीनरी खड़ी की, बूथ लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग और गठबंधन की राजनीति तक। भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ, जिनको आज भी बाहरी की तरह देखा जाता है, जो एक संत से मुख्यमंत्री बने, अपनी सीधी, सपाट और कठोर छवि से जाने जाते हैं। योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था, बुलडोजर राजनीति और हिंदू गौरव के नैरेटिव से यूपी को मॉडल राज बताया। योगी की राजनीति मंचों और सड़कों पर होती है, वहीं अमित शाह का खेल पर्दे के पीछे होता है। मोदी के दौर में इन दोनों का टकराव कभी खुले तौर पर नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने जंग लगातार चलती रही। अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही ये तनाव और तेज होता जा रहा है। हर एक नियुक्ति, हर एक चुनाव, प्रशासनिक फैसला अब एक पॉलिटिक्स वार बनता जा रहा है। पार्टी के पुराने नेता डरते हैं कि इन दोनों का ये टकराव बीजेपी की एकता न भंग कर दे, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कोई आम राज्य नहीं, यह 80 सांसद देता है और दिल्ली की सत्ता की चाबी रखता है। तो आज इस जंग की शुरुआत शुरू से करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, या फिर यह कहें बगावत कर खुद बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। 403 सीट में से 312 सीट जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इतनी बड़ी जीत के बाद सवाल यह था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुरू में पार्टी हाईकमान की पसंद मनोज सिन्हा थे, जिनकी छवि एक कुशल प्रशासक की थी। अमित शाह उन्हें सेफ ऑप्शन मानते थे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के नियमों का पालन करके चले और किसी तरह का कोई स्वतंत्र पावर सेंटर न बने। मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनना है, यह फैसला लगभग हो चुका था, क्योंकि मनोज सिन्हा शपथ लेने से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे। लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने पूरा खेल बदल दिया, जो उस समय के गोरखपुर के फायर ब्रांड सांसद थे और गोरखपुर मठ के हेड थे। ध्रुवीकरण वाली स्पीच और हिंदुत्व के लिए मशहूर योगी ने विधायकों के बीच अपना समर्थन जुटाना शुरू कर दिया और आरएसएस कैडर से अपना सपोर्ट मोबिलाइज किया। मतलब बगावत पूरी तरह से हो चुकी थी। उन्होंने पूर्वांचल में अपने दबदबे का इस्तेमाल किया, जहां एक तरफ गोरखपुर मठ के हेड थे और मठ का नेटवर्क ठाकुरों और अपर कास्ट पर असर रखता था, और दूसरी तरफ आरएसएस प्रचारक से उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी।
आखिरकार लखनऊ में एक मीटिंग होती है और तर्क दिया जाता है कि यूपी जैसे स्टेट में वही नेता सफल हो सकता है जो हिंदू वोटरों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। आरएसएस ने भी योगी जी के ऑर्गेनाइजेशन, स्किल और जमीनी पकड़ यानी कि योगी का जलवा कैंपेन के दौरान ही देख लिया था। आखिरकार आखिरी वक्त में फैसला बदल जाता है और यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। और यही पल अमित शाह के लिए एक झटका था। अंदर खाने ये भी कहा जाता है कि ये घटना अमित शाह आज तक नहीं भूल पाए। यहीं से योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा जो दिल्ली के पसंद के खिलाफ जाकर सत्ता हासिल कर सकते हैं। फिर 2017 में योगी जी के चलते ही मोदी और अमित शाह के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगती हैं। 2017 में बीजेपी के सूत्रों ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि अरुण जेटली, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जेटली के कार्यालय में वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ देर रात तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच हुए मतभेद को दूर करना था। और वो मतभेद क्या थे? अमित शाह और मोदी जी योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे से, उनकी बढ़ती हुई नजदीकों से नाखुश थे। उन्होंने बताया कि अमित शाह को केरल रोड शो के बीच से ही बुला लिया गया क्योंकि मोदी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ केरल में चुनाव प्रचार करें। इसका मतलब मोदी जी भी योगी जी को पसंद नहीं करते थे। खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को कहा 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्होंने अपनी हिंदुत्व की छवि से छुटकारा पाने के लिए काफी संघर्ष किया है और हर जगह योगी की मौजूदगी उनकी इसी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अमित शाह से कहा कि गुजरात के मुख्य प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ को शामिल न किया जाए। उन्होंने अमित शाह से कहा कि विकास ही मुख्य एजेंडा होना चाहिए क्योंकि इसी के दम पे 2014 में एनडीए सत्ता में आई है। अब क्योंकि 2019 नजदीक है, इसीलिए हिंदुत्व को प्रभुता देने पर चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। अब देखा जाए तो 2014 की जीत का एजेंडा हिंदुत्व नहीं था बल्कि विकास था। काले धन को वापस लाना था, काला धन वापस आना चाहिए, डीजल, पेट्रोल और महंगाई कम करना था। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भ्रष्टाचार की कमर तोड़ना था, गिरते हुए रुपए की वैल्यू। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। इन सब की बात करके मोदी और बीजेपी सत्ता में वापस आई। Where this man, 63-year-old Narendra Modi, is about to become one of the world's most powerful. और इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर था कि आने वाले 2019 के चुनाव में अगर हम हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे तो चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अलग योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स अलग होती जा रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद एंटी रोमियो स्कोट, गोली का जवाब गोली से और माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो तो जाएगा ही, साथ में जाएगा उसका घर, उसका परिवार और उसकी संपत्ति। और इन सब के बाद योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी और यही सीधा चैलेंज पहुंचता है दिल्ली में बैठे अमित शाह को। इसके बाद 2024 का चुनाव योगी और अमित शाह का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। योगी ने जमीनी सर्वे के आधार पर कई स्थानीय नेताओं के नाम सुझाए, लेकिन दिल्ली से आई लिस्ट में उनके ज्यादातर नेताओं के नाम काट दिए गए थे। मतलब योगी के लोगों के टिकट काट दिए गए थे। अमित शाह अपने भरोसे के नेताओं और सेंट्रल पसंद उम्मीदवारों को टिकट दिया। कई जगह ऐसे कैंडिडेट उतारे गए जिनका जमीनी संपर्क काफी कमजोर था। योगी के सहयोगियों ने इसे जमीनी हकीकत से कटा हुआ फैसला बताया। फिर इसी से नाराज होकर योगी के समर्थकों ने ठाकुर समाज ने कई सारी मीटिंग की, यहाँ तक कि योगी जी कैंडिडेट के कैंपेन में भी नहीं शामिल हुए। अब जब रिजल्ट आया तो वह बेहद चौंकाने वाला था। यूपी में जो सीट 2019 में 62 थी वो घट के 33 हो गई थी। अबिंदु जैसे सीट से हारना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था। और अभी हाल ही में इस बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। SIR के तहत यूपी में उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में काफी बड़ा हेरफेर किया गया। वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई की गई। आधिकारिक आंकड़ों के तहत करीब 4 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। दिसंबर 2025 के आखिर में जारी हुई लिस्ट में सिर्फ 12.55 करोड़ वोटरों के नाम बचे। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रोसेस मृतक वोटरों, डुप्लीकेट नामों, स्थायी रूप से स्थान बदल चुके लोगों के नाम काटने के लिए किया गया। कागजों में एक नॉर्मल प्रोसेस लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके राजनीतिक असर बहुत गहरे दिखेंगे। सबसे चौंकाने वाला बयान खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। पार्टी वर्कर्स की एक बंद बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं उनमें से 85 से 90% बीजेपी समर्थक हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ये बयान अपने आप में विस्फोटक था।
क्योंकि इससे साफ हो चुका था कि ये फैसला भाजपा के लिए ही नुकसानदायक होगा। अब ये सवाल है कि आखिरकार बीजेपी अपना ही नुकसान क्यों कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के साथ जानबूझकर हेरफेर किया गया है। उनके कहने का मतलब यह था कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि बीजेपी अपने ही वोटर क्यों काटेगी, मतलब अपना ही नुकसान क्यों कराएगी। चुनाव आयोग और प्रशासन के सूत्रों से यह पता चला कि ये पूरा काम सेंट्रल की दबाव में जरूरत से ज्यादा तेजी से हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो काम के सिलसिले से शहर या राज्य छोड़ चुके हैं लेकिन वोटर आईडी को अपडेट नहीं करा पाए हैं, और यही वर्ग बीजेपी का कोल्ड वोटर बैंक माना जाता है। छोटे किसान, मजदूर, लोअर मिडिल क्लास, शहरी नौकरी पेशा लोग, पूर्वांचल और अवध जैसे इलाकों में जहां 2024 में बीजेपी पहले से ही कमजोर थी, योगी के खेमे से दिल्ली की जल्दबाजी जमीनी हकीकत से कटे हुए फैसले के तौर पे देखा गया। इशारों में उंगलियां उठी गृह मंत्रालय और अमित शाह की ओर। इस घटना ने योगी और अमित शाह की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। योगी जी ने खुद को आम वोटों की आवाज बनकर पेश किया, जबकि अमित शाह की छवि एक ऐसे नेता की बनी, आंकड़ों में तो माहिर लेकिन जमीनी हकीकत से परे है। भाजपा के अंदर चल रही इस लड़ाई का एक पहलू सामने तब आया दिसंबर 2025 में ब्राह्मण एमएलए की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। कहा जाता है कि ठाकुरों के उस बैठक के बाद ही ब्राह्मण समाज को यह साबित करना था कि बीजेपी सिर्फ ठाकुरों से नहीं बल्कि हम ब्राह्मणों के योगदान से भी चलती है। अब पंकज चौधरी जो योगी जी के सबसे बड़े राइवल्स में से एक थे, उन्होंने इस मीटिंग को अनुशासनहीनता बताया। पंकज चौधरी जो योगी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर आज तक उन्होंने अपने ही सीएम की एक भी फोटो अपने पोस्टर पर नहीं लगाई, उन्हें अमित शाह उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, योगी जी को बाईपास करके डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। हालात इतने खराब हैं कि योगी जी अपने ही राज्य के अंदर अपना मनपसंद डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पा रहे। 2024 के अंत में एक नया रूल लाकर स्टेट कमेटी से डीजीपी सेलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन 2026 तक एक्टिंग डीजीपी से काम चलाना पड़ा। यूपी में ही डीजीपी तय किया जाएगा, ये नई नियमावली के अनुसार किया गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में आधा काम दिल्ली वाले करते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ काम यूपी वाले करते हैं। मुख्यमंत्री से सब कुछ छीन लिया गया है, वह अपना मनपसंद डीजीपी भी नहीं रख पा रहे। यूपी में आधा काम दिल्ली वाले करते हैं और थोड़ा बहुत काम बचा यूपी वाले करते हैं। हमारे योगी मुख्यमंत्री तो जानते हो डंडा लेके पड़ते हैं, जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया है वो अपना डीजीपी नहीं बना सकते। देश के हर राज्य में उनके ही कंट्रोल के लोग बैठे हैं, लेकिन योगी जी उनके इस चक्रव्यूह से बाहर हैं। अमित शाह प्लान बनाते हैं, स्टडीज बनाते हैं, लेकिन चुनाव एक फेमस चेहरे पर लड़ा जाता है। इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण प्रशांत किशोर से ले सकते हैं। जब वो पॉलिटिकल राजनीतिकार के रूप में काम किया करते थे, उन राज्य में अपना सीएम बनाया जहां उनके पास बेचने के लिए अच्छा प्रोडक्ट था, मतलब एक पॉपुलर चेहरा था। लेकिन जहां उनको जमीन से कुछ खड़ा करना था वहां वो फेल हो गए। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़े नंबरों से हारे हैं। योगी जी अपने स्टाइल और पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, और ये पॉपुलरिटी कितना बड़ा रोल अदा करती है बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे मोदी जी के नाम पर इनके सरपंचों तक के चुनाव लड़े जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हमेशा 10 साल आगे का इनके सांसद और एमएलए अपनी योग्यता और मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि मोदी मोदी करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मोदी है ना, हम जीत जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में जहां अमित शाह का पूरा कंट्रोल है, हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। लोग डायरेक्ट आकर इनसे रिपोर्ट करते हैं। अमित शाह का कंट्रोल बीजेपी के संगठन, संसाधन और पूरे सिस्टम पर है, और नरेंद्र मोदी की जगह वही ले सकता है जो भाजपा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। मतलब अमित शाह का रास्ता साफ है, लेकिन इनके सामने जो नेता है वो कोई मामूली नेता नहीं है। वो खुद में एक ब्रांड वैल्यू रखता है, और ब्रांड वैल्यू कितना बड़ा रोल अदा करती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको मोदी जी से समझ में आ जाएगा। जब वो गुजरात के सीएम थे, पीएम के दावेदार होने से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं को ऑब्जेक्शन था। पार्टी के हेड आडवाणी जी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और सुषमा जी, ये सब नाखुश थे। लेकिन तब तक मोदी जी इतना बड़ा कद बन चुके थे जिन्हें नकारा नहीं जा सकता था। आखिरकार नरेंद्र मोदी को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, और यही चीज लागू होती है योगी जी पर। योगी जी खुद में एक ब्रांड वैल्यू है, वो पॉपुलर है, वो जाने माने चेहरे हैं, और इनके साथ आरएसएस भी खड़ा है। अब जब बीजेपी एक साफ पॉलिटिक्स खेलना चाहती है, वे जातियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो अयोध्या हार चुके हैं और गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है। सेंट्रल जातिगत जनगणना के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन योगी जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग होती जा रही है। यूपी में कोर हिंदू मुस्लिम, कोर ध्रुवीकरण वाली राजनीति। अब 2027 यूपी असेंबली इलेक्शन नजदीक आने पर अमित शाह और योगी की रायवेली अपनी क्लाइमेक्स की ओर आ गई है। अब ये टक्कर और भयानक देखने को मिल सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की जगह कौन ले सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करते। जय हिंद, जय भारत।